द डेजर्ट स्टोरीज के नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं बहुत खूबसूरत शख्सियत जनाब संजय तिवारी साहब, जो खूबसूरत शख्सियत के साथ बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा लिखते भी हैं, नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं और हिंदी और उर्दू में शायरी करते हैं। उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से किया। ये उस सरज़मीन से आते हैं जहाँ उर्दू अदब पैदा हुआ और उर्दू अदब के साथ साथ गंगा जमुना तहज़ीब का वो मरकज़ भी है। आपने अपनी एजुकेशन क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू की और अपनी हायर एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से की। संजय तिवारी साहब, आपका खैर मकदम है। नमस्कार, थैंक यू। हमारे इस चैनल में आप बताइए कुछ अपने बारे में कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, और ये और बता दूं नाज़रीन आपको कि ये एजुकेशन के बाद में ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एजुकेशन सेंटर कॉलेजेस में रहे, अच्छे ओहदों पे रहे, जैसे मुरादाबाद, मसूरी, ऊटी, देहरादून और राजस्थान में रहे। उसके बाद बाहर जकार्ता, इंडोनेशिया, और अब यहाँ पर इंडियन स्कूल वादी कबीर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में है, एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं और इनको बहुत मकबूलियत है यहाँ पर। पेरेंट्स इस और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस स्कूल के, और ये यहाँ खासकर इंडियन कम्युनिटी में ही नहीं, 8 नेशनलिटी के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर सारे लोग इनको पसंद करते हैं। वही ये जैसी शख्सियत है वैसा ही लिखते हैं। संजय साहब, बताइए अपने बारे में। शुक्रिया गौर साहब, और मैं सभी देखने वालों का, चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं लखनऊ से हूँ और मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो शुरू की लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से, और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BSc और MSc किया, और अभी रिसेंटली मैंने डिप्लोमा किया है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, जिसमें मैं खुदा के फजल से टॉप पोजीशन पर रहा और गोल्ड मेडल भी मिला और 99.96% भी आया। लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है मुझे अपने बच्चों के दिलों में घर करके, उनके पेरेंट्स के साथ काम करके, और खुदा ने मुझे नवाजा है। ऊपर वाले का बहुत करम है कि मुझे इतनी बढ़िया जगह पर ओमान जैसे देश में लेके आए हैं, और मैं इंडियन स्कूल वादी कबीर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, जो कि यहाँ का जाना माना स्कूल है, मैं वहाँ के प्रिंसिपल के ओहदे पर हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके पहले मैं राजस्थान में 2 एजुकेशनल ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया है, बिरलाज हैं, सिंघानिया से, और उसके पहले मैं IB के साथ काम करता आया हूँ, जो कार्डिफ हेड ऑफिस है उनका असेसमेंट सेंटर, रीजनल असेसमेंट सेंटर और ग्लोबल असेसमेंट सेंटर, उसके साथ मैं काम करता आया हूँ। और फिर मैंने काम किया है कई नामी गिरामी स्कूलों के साथ डिफरेंट पोजीशंस पर, चाहे वो IB कोऑर्डिनेटर हो, हाउस मास्टर्स हो, इस तरीके से लॉरेंस लवडे लूटी या हमारा लखनऊ से जुड़ा हुआ कोई कॉलेज हो, या फिर हमारे पास सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी हो या गुरु नानक स्कूल मसूरी हो। इस तरीके से अपनी जो यात्रा है वो चलती रही। लेकिन सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई एम नथिंग बट अ वर्क इन प्रोग्रेस। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं बच्चों से सीख रहा हूँ, मैं अपने साथ के काम करने वाले सहकर्मियों से सीख रहा हूँ। तो मुझे लगता है शायद मैं प्रिंसिपल ना होकर एक स्टूडेंट बनने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। पेरेंट्स से कुछ मेरी बात हुई है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से, जो आपके स्कूल में बच्चे हैं, वो लोग बहुत आपको लाइक करते हैं एज ए प्रिंसिपल। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इतने कम अरसे में आपकी मकबूलियत यहाँ पर मस्कत में काफ़ी है। और अच्छा, ये चीज़ मुझे पूछनी है कि जो आप
एजुकेशन इतना इसमें टाइम देते हैं। और ये लिखना आपने शायरी कब से शुरू की? हाँ, देखिए बहुत पुराना किस्सा है। दरअसल हमें कभी कुछ निबंध दिया गया क्लासेस में, जब हम छोटे से थे, शायद कक्षा 8 में दयानंद विद्या मंदिर में जब हम पढ़ रहे थे, या क्रिश्चियन कॉलेज में हमारे जो डिबेट्स होती थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्कूलों में इतनी एक्टिविटीज कराना एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब कौन सा बच्चा किस पोटेंशियल का है, एंड हाउ कैन वी ट्राई टू पॉलिश दोज स्किल्स। हम उस बच्चे को कैसे आगे बढ़ावा दें। तो मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया उन हमारे टीचर्स का, जिन्होंने हमें इन कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। I was just a simple child, very introvert, sitting somewhere in the corner of the class. And when the teachers used to come, they said, Sanjay, why don't you come up and why don't you talk about all these things? तो मुझे लगा वो मोटिवेशन यहाँ से शुरू हुआ, और एक निबंध दिया गया था कुछ लिखने के लिए। तो वो निबंध की बड़ी तारीफ हुई हमारे शिक्षकों ने की, और ऐसा करने पर हमें लगा कि शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे अच्छे हमारे सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, और हमारे एक मोहित तिवारी जी थे, उन लोगों ने, और हमारी जो प्रिंसिपल थी मैडम रमा गौड़, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो एक छोटा सा बच्चा जो क्लास 6 में था, कभी डरता था कि वो क्या बोले, क्या करे, कैसे कहे, लेकिन जब उसको बुला के कहा गया कि नहीं तुम कर सकते हो और तुमने बहुत अच्छा किया है, उसके बाद से शायद वो बच्चा आज भी है, आज वो गौहर साहब के सामने है और अपनी वही यात्रा अभी तक चल रही है। नहीं, वो बच्चा तो बहुत बड़ा शायर बन चुका है। तो सबसे पहले, जहाँ तक मुझे मालूम है, आपने सबसे पहले लिखी कुछ अनकहा सा। जी, कुछ अनकहा सा। तो ये कब लिखी आप? ये थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ इधर उधर लिखा करते थे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिसको वास्तविकता में मैंने कुछ पंक्तिबद्ध किया, उसको मैंने कुछ कोशिश की अपने विचारों को एक सामंजस्य बिठाने की परिस्थितियों के साथ, वो मैंने लिखा है जब मैं यूनिवर्सिटी बस पहुंचा ही था। क्योंकि क्लास 12 के बाद जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का माहौल ऐसा था, बड़ा अदबी माहौल था, और हमारे जो टीचर्स थे वो भी बहुत इन चीज़ों को इनकरेज किया करते थे। क्योंकि मुझे भरोसा इस बात का कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब तो कभी भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अदब नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या बात है! अदब नहीं पढ़ाया जा सकता है, और अदब ही हमें इंसान बनाता है। क्योंकि मैंने तो देखा है कि आप चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हों, आप कितने भी सक्सेसफुल लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो इंसानियत हमें अदब ही लेके आता है। तो वहां पर मुझे लगा कि शायद यहाँ का माहौल ऐसा है कि जब मैं अपनी बात कहूँ तो कोई समझेगा इस बात को। तो मैंने उसको कहना शुरू किया, और वो लखनऊ महोत्सव के मंच थे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाना था, क्योंकि हमारे पास एक आमंत्रण पत्र आया था। तो हमको जब बुलाया गया तो हमारे डिपार्टमेंट में टीचर्स ने कहा कि भाई, प्रोफेसर साहब ने हमें बुलाया, बोले कि संजय तुम क्यों नहीं जाते हो यहाँ। तो देखिए, वो चाहे कक्षा 6 रही हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का माहौल रहा हो, मेरे टीचर्स का बहुत योगदान रहा है, मेरे गुरुओं का बहुत योगदान रहा। तो हम गए वहां, और वहां पर हमने पहली बार किसी मन से कुछ पढ़ा। हमारे नाजरीन को सुनाए वो कुछ अनकहा सा। कुछ अनकहा सा। कुछ अनकहा सा। एक उलझन सी है ये जिंदगी, एक उलझन सी है ये जिंदगी, सुलझाने की बहुत कोशिशें की मैंने। एक उलझन सी है ये जिंदगी, सुलझाने की बहुत कोशिशें की मैंने। कुछ तार सुलझे, कुछ और उलझ गए। कुछ तार सुलझे, कुछ और उलझ गए। समेटना व्यर्थ था उन तिनकों को, जिनसे बना था एक छोटा सा नीड़। चुभती हैं किरचें, चुभती हैं किरचें, रिश्ता है मन। अब यहां पर लाइनों में देखिए, वो तो हमारे यूनिवर्सिटी का टाइम था, और कुछ चीजों को लेकर परेशान रहा करते थे कि करियर देखें, पढ़ाई देखें। हमारा संगीत सीखने का भी बहुत मन था, वो हम नहीं कर पाए। तो उस दर्द को हमने इसमें ऐसे बयान किया। चुभती है किरचें, रिश्ता है मन, पर शुक्रिया ए जिंदगी, आखिर तूने सिखा ही दिया वो शऊर कि खुद को ढोता रहूं, खुद को ढोता रहूं, और ये अनकहा सा, अनमना सा मन अनकहा सा ही रह गया, अनकहा सा ही रह गया। तो इसको हमने पहली बार कुछ पंक्तिबद्ध किया। ये आपने उर्दू और हिंदी मिक्स करके लिखा है? जी जी। इसके पीछे भी कहानी है। हमें उर्दू की जो जुबान है बहुत पसंद है,
और लखनऊ के से होने के नाते हम ईद भी खूब मनाते थे और दिवाली भी खूब मनाते थे। और मुझे याद है कि हम अपने दोस्तों के घर जाते थे तो हम ईदी जरूर मांगा करते थे और उनके साथ बैठते थे। तो हम सुना करते थे कि वहाँ के घर के बुजुर्ग आपस में कैसी बात कर रहे हैं। बड़ी मीठी जुबान है, बड़ी मीठी जुबान है। और मेरे घर में हिंदी बोली जाती थी, लेकिन मेरे जो फादर हैं अब वो नहीं रहे, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो जो मेरे वालिद साहब थे वो पुराने गायकों में से थे, उन्हें भी मौका नहीं मिला। नाज़रीन, ये बता दूं मैं कि संजय साहब के जो फादर थे वो अच्छे सिंगर थे और बिरजू महाराज के बहुत ख़ास दोस्तों में थे। जब बिरजू महाराज कुछ भी नहीं थे उस ज़माने से उनकी दोस्ती थी और बड़े अच्छे सिंगर थे। ये खुद एक अदबी घराने से ताल्लुक़ है संजय साहब का। और संजय साहब ने मुझसे ये कहा जब मेरी सबसे पहले बात हुई कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और उर्दू मेरी जो है वो मौसी है, वो है। तो जो इनके घर में उर्दू और हिंदी दोनों पली हैं, ये उर्दू और हिंदी के साए में पले हैं। तो संजय साहब ये बताइए कि आपकी शायरी के पीछे आपकी वाइफ का क्या रोल है? उन्होंने हमेशा मुझे काफ़ी बढ़ावा दिया और मेरी चीज़ों को सराहा। तो मुझे भी अच्छा लगा घर में, क्योंकि हमें लगता है कि चाहे हम बच्चे हों या बड़े हों, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर नीडिंग सम अप्रिसिएशन इन वन फॉर्म और अनदर। और इन फैक्ट इफ समबडी इज नॉट इवन स्पीकिंग अबाउट वेदर यू आर गुड और बैड, अगर कोई हमें सुन ले, आज के ज़माने में कोई अगर हमें सुन ले, अपनी पूरी तवज्जो दे, तो शायद इससे बड़ा अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। तो मुझे सुना गया और मुझे दोनों घरों में सुना गया। मैं अपने जो मित्र थे उनके घर भी जाता था, तो वहाँ के बुजुर्गों की बातचीत मैंने सुनी। तो मैंने इसको ऐसे ही समझा कि हिंदी मेरी माँ तो है लेकिन उर्दू मेरी मासी है। क्या बात है। दोनों ही को मैं माँ का दर्जा देता हूँ और शायद उन्होंने ही मुझे बताया है, उन्होंने मुझे समझाया है जिंदगी के बहुत से रंग, जिंदगी की बहुत से बातों के मायने, जो आज शायद मैं इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहा हूँ एक अनजान देश में, अनजान धरती पे, जो कि अब अनजान नहीं रहा। बहुत ही कम समय में इस देश ने मुझे अपना लिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया है। तो शायद इसमें मेरी अपब्रिंगिंग का, मेरे माहौल का, जो जैसा मेरा बचपन बीता है और जैसे लोगों ने मुझे दुआएं दी, वो सब काम आ रही हैं। और गौहर साहब, अब तो मुझे आपकी भी दुआएं मिल गई। अच्छा, ये आपका एक बहुत फेमस आपकी एक कलाम है, तू अपना सा तो है, वो सुनाइए। बड़ा उसके बारे में सुना है मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। दरअसल हम जिंदगी के कई पायदान पर सफर करते हुए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलते हैं और ऐसे माहौल से मिलते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि सब अपने तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और शायद उन्हें भी हमारे बारे में ऐसा लगता हो। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइनें लिखी हैं। इरशाद। मुलाहिजा फरमाइए। तू अपना सा तो है, तू अपना सा तो है, लेकिन पराया सा क्यों है? क्या बात है, वाह। तेरे साथ हमेशा कोई और हमसाया सा क्यों है? क्या बात है। तू अपना सा तो है लेकिन पराया सा क्यों है? वाह वाह वाह। एक अजीब सा अनमनापन, एक आप हमारे साथ बैठे तो हैं लेकिन अनमने से बैठे हुए हैं। तू अपना सा तो है लेकिन पराया सा क्यों है? एक अजीब सा अनमनापन, बेजारी सी क्यों है? मेरी चाहतों के बदले में तेरी अयारी सी क्यों है? वाह। तू अपना सा तो है लेकिन पराया सा क्यों है? चलो अब बातचीत के लहजे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मान लिया तुमने हमारे वजूद को नकारा यूं है। क्या बात। चलो मान लिया तुमने हमारे वजूद को नकारा यूं है, फिर भी गौर साहब ध्यान दीजिएगा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमारी इंतजारी क्यों है? आहा, क्या बात है। सब कुछ तो लुटा दिया है, यानी हम तो सब कुछ करके खत्म हो गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं। हमने अपना मान अभिमान सब कुछ न्यौछावर कर दिया, फिर भी आप मुरव्वत नहीं कर रहे हैं। सब कुछ तो लुटा दिया है,
तुम्हारे ख्याल पर अपनी बेख्याली में वाह, सब कुछ तो लुटा दिया है, तुम्हारे ख्याल पर अपनी बेख्याली में अब मेरी इस छोटी सी कब्र पर भी तुम्हारी जमींदारी क्यों है? तो अपना सा तो है लेकिन वाह। पराया सा क्यों है? क्या बात है, तेरे साथ हमेशा कोई हमसाया सा क्यों है? क्या बात है, वाह वाह। संजय साहब ने लखनऊ में और जगह भी कवि सम्मेलन और मशायरे महोत्सव, लखनऊ महोत्सव वगैरह में हिस्सा लिया, और इनकी एक नज्म है जो लखनऊ पे लिखी है, और वो लखनऊ की इतनी ज़बरदस्त मंजरकशी है उसके अंदर, अगर उसको सुने तो ऐसा लगता है जैसे आप लखनऊ में खड़े हैं। और ख़ासकर ये जो लखनऊ गए हैं या लखनऊ में रहते हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगी। संजय साहब वो लखनऊ वाली और सुना। गौर साहब, ये आपकी बहुत ही ज़रा नवाजी है, मैं कहूँगा। कोशिश करता हूँ लखनऊ की। बहुत उम्दा नज़्म है, जरा सुनिए उसको। लखनऊ यूनिवर्सिटी की शामें और आईटी अवध गर्ल्स कॉलेज के चौराहों की कुछ यादें, वाह जो आज भी जहन में सरगोशियां करती रहती हैं। क्या बात है, चौक के पानी के बताशे या चूड़ी वाली गली के इत्र की महक, क्या बात है, किवाम और चांदी के वर्क का पान आहा, आज भी रुला जाते हैं। आंखें बंद करो तो आंखें नहीं, रूह भीग जाती है। क्या बात है, वाह। हजरतगंज में गंजिंग करते थक जाएं तो कॉफी हाउस में बैठकर दुपट्टों के रंग पर गर्मा गर्म बहस, और फिर ठंडी कॉफी की चुस्की, वाह। या फिर लखौड़ी ईंटों से बने पुराने मकान की किसी खिड़की को बार बार देखना। क्या बात है, कुछ भी भूलता नहीं गौहर साहब, कुछ भी तो नहीं। जाड़ों में मिली मक्खन मलाई, गर्म पिस्ता कुल्हड़ वाला दूध, वाह, या फिर गर्मी की ठंडाई, और ये लाइन खास तौर से लखनऊ वालों के लिए, कुल्हड़ वाला दूध या फिर गर्मी की ठंडाई, वाह, और नाज सिनेमा के सामने वाली कुल्फी की दुकानें। क्या बात है, और हाँ, टुंडे कबाब के साथ रुमाली रोटियां। हाय हाय हाय, कैसे भूल जाऊं मेफेयर में लगी पहली पिक्चर, मूवीज नहीं कह रहा हूं, पिक्चर, पहली पिक्चर, और गोमती के बजरे की सैर। क्या बात है, बिजनेस क्लास के हवाई जहाज के सफर के सामने कुछ भी नहीं। वाह वाह। वक्त के किस किस मुकाम पर किस किस लम्हे ने इस रूह को सींचा, कह नहीं सकता। जैसा जैसा तारीखों ने, महीनों ने और लंबे मौसमों ने कहा, वैसा वैसा करता गया, और कैलेंडर बदलते रहे। सिर्फ एक चीज नहीं बदली, और वो था मैं। जैसा भी हूं अब आपका हूं। वाह वाह, आपके रहमो करम पर हूं। वाह वाह वाह, आपकी मोहब्बत का कर्जदार होने आया हूं, और मेरे अशार आपकी नजर हैं, कुछ भी भूलता नहीं। वाह वाह, कुछ भी तो नहीं भूलता। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा भाई। तो अपना, अच्छा ये बताइए कि ये सब लिखने के लिए जब इतना बिजी रहते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर भी काफ़ी जो, क्योंकि आपका जो ये हर चीज़ बहुत ही, मैंने देखा शेड्यूल्स के हिसाब से हैं, बड़ा प्लान से आप प्रोग्राम्स कराते हैं स्कूल में, और पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का सारा शेड्यूल आपके पास है, मैंने देखा भी। तो उसमें ये लिखने का टाइम कब मिलता है आपको? गौहर साहब, आपने बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है, और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब आप साहित्य या अदब के लिए समय नहीं निकालते, आप खुद अदब का हिस्सा बन जाते हैं। तो जैसे सांस लेने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, वैसे ही अदब के लिए समय नहीं निकालना पड़ता। दरअसल ये ऊपर वाले का करम होता है, जब वो आपको एक ऐसा मौका दे कि आप जिंदगी के उस लम्हे को जी लें। तो मुझे लगता है अदब के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, अदब हमारे लिए समय निकालता है। क्या बात है, क्योंकि आज जो हम आपके साथ बैठे हैं, ये अदब का हिस्सा है। अगर अदब नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। वाह। तो ये आपने एक बालों में सफेदी आ रही है, बड़ी जबरदस्त। बालों में सफेदी
क्या सोच के लिखा था ये? देखिए हम अभी अब ठीक है, उम्र बढ़ रही है हमारी, इसको रोका नहीं जा सकता। और हम ऐसे ही बैठे हुए थे घर में और नोटिस किया कि बाल काफी सफेद हो गए हैं और हमसे कहा गया कि जरा डाई लगवा लीजिए। तो जब डाई लगाने की बात आई तो हमने थोड़ा सा अपने आप पे गौर किया, शीशे में खुद को देखा और हमने पाया कि ये तो वही शख्स है जो कि थोड़ा सा बूढ़ा सा हो रहा है। तो हमने अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए कदमों को देखा, नापा तौला और हमने उसका इस्तकबाल किया। कैसे किया? इन लाइनों के साथ। इरशाद। बालों में सफेदी आ रही है, वाह। बालों में सफेदी आ रही है, आने दो, रोको मत। बालों में सफेदी आ रही है, आने दो, रोको मत। ये उम्र नहीं, ये उम्र नहीं, जज्बात पक रहे हैं। वाह। वक्त की दहलीज पर रुके रुके अब मेरे ख्वाब थक रहे हैं। वाह। चेहरे की झुर्रियों को अगर आप गौर से देखें तो झुर्रियां दिखेंगी हम सभी में कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे लगता है कि झुर्रियां शायद हमारे ऊपर के वजूद पर आती हैं, अंदर के वजूद पर नहीं, और आने भी नहीं देनी चाहिए। क्या बात है। चेहरे की झुर्रियों को जरा गौर से देखो, ये कोई लटकती खाल नहीं, मुझ पर पड़ी वक्त की चोटों के निशान चटक रहे हैं। आहा। बालों में सफेदी आ रही है, आने दो। क्या बात है। ये उम्र नहीं, जज्बात पक रहे हैं। आओ आओ अब थोड़ा बैठ जाओ। मैं अपनी जिंदगी से कह रहा हूं, क्योंकि जिंदगी भी मेरे साथ भागते भागते काफी थक गई है। मैं नहीं भाग रहा जिंदगी के साथ, जिंदगी मेरे साथ भाग रही, अब थक गई है। आओ अब तो थोड़ा बैठ जाओ मेरे पास, तुम्हें टूटता देखकर मेरे अधूरे ख्वाब सिसक रहे हैं। वाह। ऐ जिंदगी, अब मैं उसको जरा समझा रहा हूं कि परेशान मत हो। ऐ जिंदगी, अब बहुत परेशान मत हो। जिंदगी की ऊहापोह में मकान बन जाए, घर बन जाए, ईएमआई निकल जाए, बच्चों की एजुकेशन हो जाए, रिटायरमेंट फंड हो जाए, कार हो जाए, बैंक में थोड़ा बैलेंस हो जाए, यही सब करते 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 कब आदमी चला जाता है पता नहीं चलता। ऐ जिंदगी, अब बहुत परेशान मत हो। यह सफर काफी हुआ। वाह। ये सफर काफी हुआ, अब हम बस यहीं रुक रहे हैं। बालों में सफेदी आ रही है तो आने दो, रोको मत। ये उम्र नहीं, मेरे जज्बात पक रहे हैं। क्या बात है। वक्त की दहलीज पर खड़े खड़े मेरे ख्वाब थक रहे हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। और कुछ आपके पास जो आपको बहुत पसंद है, वो 4 लाइन है, वो भी सुना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। बिल्कुल, मैं आपको ये मैंने लिखी थी छुअन, और ये लखनऊ महोत्सव में हमने कही थी और बहुत पसंद की गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1993 की। तब हम एमएससी फाइनल ईयर में हुआ करते थे और उस समय हमने कुछ लिखा भी था, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तो उसी का एक्सटेंशन था ये, जिसको मैंने छुअन से जोड़ा। हम किसी को कैसे स्पर्श करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हमने आपको छुआ, तो वो इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑफ फिजिकल डायमेंशन, इट इज नॉट समथिंग विच इज लिंक टू द फिजिकल टच। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट when we try to touch somebody's heart। आप किसी को अंदर से कैसे छूते हैं, ये उस छुअन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और ये जो मेरी नज्म है, ये उसी छुअन की बात कह रही है, उसको कहना चाहती। इरशाद। अगर हो सके तो मेरी छुअन लौटा देना, हाय हाय हाय, तुम्हारे तकिए के नीचे रखे। क्या बात। मेरे साहब बहुत अच्छा कलाम है। वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अगर हो सके तो मेरी छुअन लौटा देना, तुम्हारे तकिए के नीचे रखे मेरे जज्बात हटा देना। हाय हाय। तुम्हारी रूह की सलवटों में मेरा नाम लिखा रखा है, हो सके तो उसको अब बेवजह मिटा देना। क्या बात। हो सके तो मेरी छुअन लौटा देना। वाह वाह वाह। तुम्हें रुसवाई से डर लगता है, तुम्हें रुसवाई से डर लगता है तो
मेरी लाश पर रोने मत आना, हाय हाय। बस उसी सुरमई दुपट्टे पर मेरा नाम लिखकर गोमती में बहा देना, क्या बात, अगर हो सके तो मेरी छुअन लौटा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये लखनऊ में जो बेगम हजरत महल पार्क हुआ करता था, उसी के साथ लगी गोमती बहती है हमारी, तो उसी के किनारे पर बैठ के कभी कुछ लिखा था। वाह। तुम्हारी छत पर जीने के नीचे ईंट से दबे मेरे ख्वाब घुट रहे हैं। तुम्हारी छत पर जीने के नीचे ईंट से दबे मेरे ख्वाब घुट रहे हैं। अगले जमघट पर किसी पतंग के कन्ने की डोर में बांधकर उड़ा देना, अगर हो सके तो मेरी छुअन लौटा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो भूल भुलैया गए हैं तो जरूर वो इस बात से रिलेट करेंगे। भूल भुलैया की दीवारों पर तुम्हारा नाम अब भी लिखा देखा। वाह। भूल भुलैया की दीवारों पर तुम्हारा नाम अब भी लिखा देखा। इस बार लखनऊ जाना तो अपने हाथ से ही मिटा देना, वाह। अगर हो सके तो मेरी छुअन लौटा देना। बहुत अंदर। और इसकी आखिरी कुछ लाइनें हैं। अगर गलती से पहुंच जाओ उस गली में कभी, तो चूड़ी वाली गली की बात कर रहा हूं। अगर गलती से पहुंच जाओ उस गली में कभी, तो अपने हाथों में कुछ चूड़ियां मेरे नाम की डलवा लेना। हाय हाय, वाह वाह वाह। अगर हो सके तो मेरी क्या छुअन बात लौटा है। देना, बहुत अगर बहुत। हो सके तो मेरे हाथों की छुअन लौटा देना। बहुत बहुत शुक्रिया संजय साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे नाजरीन को जो डेजर्ट स्टोरीज के, उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार आएंगे तो आप हमें इसी तरह वक्त देंगे। बिल्कुल गौहर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही मैं डेजर्ट स्टोरीज का और हमारे सभी अदब के चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी लिखी कुछ लाइनों को इतना आपने पसंद किया, और ये मेरे लिए एक बहुत ही हौसला अफजाई की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं चाहूँगा कि मैं आगे से भी आप सबका प्यार ऐसे ही पाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके नाजरीन, जब तक अगली बार हम एक और शख्सियत के साथ गुफ्तगू में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।